હેલો એવરીવન, NIOS નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્કૂલિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે હિન્દીમાં ચેપ્ટર 4 આહવાન વિશે વાત કરીશું. આહવાન કવિતા છે, એની અંદર આપણને શું જણાવવામાં આવ્યું છે તે જોઈએ. संसार में जो उपलब्धियां हैं उनके पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत. आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती थी. આપણને લાઈફમાં કંઈ પણ અચીવ કરવું હોય તો આપણે મહેનત કરવી પડે. क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकते थे? જો આપણા પૂર્વજો આળસુ હોત તો આપણે આટલું બધું इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में करी शकत नहीं. आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं, क्या आपके आलस्य से काम बन पाएगा? जो तमारे 10th पास करवू होय, 10मुं धोरण पास करवू होय तो तमारे आळस छोड़वी पड़े. तमारे तमारा ध्येय तरफ, तमारा मंजिल तरफ तमारुं ध्यान होवुं जोईए अने तमारी सामे एवी मेहनत पण होवी जोईए तो तमारुं काम बने. मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम न करना न तो बुद्धिमत्ता है और न ही सफलता पाने का जरिया. भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है. यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब भाग्य के भरोसे रहता है तो वो आलसी बन जाता है. उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसे लगता है कि ये सब तो मेरे भाग्य में लिखा था, मेरे नसीब में लिखा था, इसीलिए हो रहा है. और वो कुछ भी ना करे कि जो होगा वो भी मेरे नसीब में लिखा होगा, वो होगा. अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा, भाग्य के भरोसे बैठे रहेगा तो वो एकदम आलसी बन जाएगा. तो भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है. यह प्रगति का शत्रु होता है. तुलसीदास जी ने यही कहा है कि सफल पदार्थ ए ही जग माहूँ, कर्महीन नर पावत नाही. मीन्स आलस्य छोड़ो और कर्महीनता त्यागो. कर्महीनता मीन्स कर्म न करने की जो वृत्ति है उसे त्याग दो. इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राय वरानि बोधत. मीन्स अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठतम प्राप्त करने जानो. આપણે ખબર છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ પણ કીધું છે કે ઉઠો, જાગો ને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. अंश 1 જોઈએ. ध्यान दें कि यह कविता 1912 के आसपास तब लिखी गई जब हमारा देश गुलाम था. ये कविता उस टाइम पे लिखी गई है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे. आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किसी तरह 1857 में स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों का क्रूरतापूर्वक दमन किया. 1857 जो विप्लव थयो एनी अंदर अंग्रेज़ोए आपणी उपर क्रूरतापूर्वक दमन कर्युं हतुं, अपनी ऊपर राज कर्યું. अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ की मिलों में बनी विदेशी वस्तु से भारतीय बाज़ारों को भरकर देसी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया. अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे यहाँ की, हमारे देश की जो मिल या बाज़ारें थी उसके अंदर उन्होंने अपने देश की चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिया. तो हमारे जो देसी लोग, मतलब हम जो हमारे जो देश के लोग हैं वो बेरोज़गार बन गए. और अभी भी यही हो रहा है. इसीलिए हमें स्वदेशी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. और यह दमन निरंतर जारी है. एज आई टोल्ड यू कि अभी भी यही हो रहा है. अभी भी बाहर की चीज़ें ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं. कवि का परिचय सहमी और डरी जनता से हुआ. तब जगह कवि का सामना ऐसी प्रजा से हुआ जो बहुत डर गई और सहमी हुई सी थी. कवि को आशंका थी कि ऐसी स्थिति में देश की जनता निराशा होकर भाग्यवादी ना बन जाए. कवि ने ऐसी सिचुएशन देखी, ऐसी सिचुएशन में रही हुई जनता को देखा कि सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में है
तो लोग कहीं, हमारे देश के लोग कहीं भाग्यवादी ना बन जाए, मीन्स भाग्य के भरोसे ना बैठ जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे ना बैठ जाए। अतः इस कविता के माध्यम से वह देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। इस कविता से वो क्या कहना चाहते हैं कवि जनता को, कि कर्म और संघर्ष से हम कुछ भी पा सकते हैं। हमें भाग्यवाद के भरोसे नहीं बैठना। हे भारतवासियों, निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियों सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ दो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, ये टाइम गुजर जाएगा, सही है, टाइम गुजर जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ तब तक नहीं बदलेंगी जब तक हम मेहनत ना करें। अगर हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए उठो और मेहनत करो। केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियाँ अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदलता है। यानी कि वो परिस्थिति है आपकी, जैसी भी अभी भी सिचुएशन जैसी भी है वो बदल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीयों के मन में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को दुख होता है। कवि इस बात से भी दुखी है कि उस टाइम अंग्रेजों के कारण जो देश में सिचुएशन थी, कवि दुखी होता है लोगों के आलसीपन को देखकर, क्योंकि तब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई अंग्रेजों का सामना करे। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है, तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता। ये सिचुएशन को कवि कैसे हमें समझाना चाहते हैं, कैसे उदाहरण से, कि हमारे सामने रखी हुई खाने की कोई भी चीज़, खाने का निवाला अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए हमें हाथ लंबा करके उसे अपने मुंह में डालना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह हम सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। हमें सब पता है, सब रास्ते पता है कि कब क्या कैसे किस सिचुएशन से निकलना है, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। हमें पता है कि ये करने से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह हम सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए भी उद्यम नहीं करते। यह आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकले, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंके और देश की दशा सुधारने के लिए संभव प्रयत्न में जुट जाएं। इसी भाव से संबंधित संस्कृत की एक कहावत है, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का सपना है, किसी चीज़ की आपको इच्छा है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10th पास हो, तो सिर्फ इच्छा रखने या सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए उतना पढ़ना पड़ेगा, उतना रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आप 10th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की इस पंक्ति को भी देखिए, खम ठोठ ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं। यानी हिम्मत के बल पर पहाड़ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुँचे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर रास्ते बनाने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया है। जब हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करी, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम
उससे थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कई गुना आगे बढ़ सकती है। इसी बात से यह सिद्ध होता है कि कठिनाइयों पर विजय पाने का बस एक ही उपाय है और वह है आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना। आलस्य तो शरीर के भीतर छुपा हुआ शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम सरिस्थो महान रिपु। इस कविता को पढ़ते हुए इसकी भाषा पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। इस अंश में दो प्रयोग अपने सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ दे रहे हैं। वे है आगे बढ़ना और ऊंचे चढ़ना। यहाँ पे दो ऐसे शब्द हैं, आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में विशेष अर्थ सौंदर्य आ गया है। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग हमेशा इस अर्थ में नहीं होता कि आगे बढ़ो का मतलब, आगे बढ़ो नॉर्मली हम कैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जल्दी आप चलने या पहल करने या आगे चलने के लिए कहते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आगे बढ़ो। जब आप लाइन में किसी की लाइन में खड़े हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपके आगे वाला आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप उससे बोलेंगे कि भाई आगे बढ़ो या आगे बढ़िए। इसी प्रकार ऊंचे चढ़ो का प्रयोग भी ऊपर चढ़ने के सामान्य अर्थ में हो सकता है। इस कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहल करने और विकास करने के अर्थ या प्रगति करने के अर्थ में हुआ है। ये दो शब्द हैं, नॉर्मली हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, वे हमने बताया। लेकिन इस कविता में इन दो शब्दों का क्या अर्थ है कि कवि इन दो शब्दों के आधार पर हमें कहना चाहते हैं कि पहल करो और विकास करने या प्रगति करने के अर्थ में कवि ने हमने इन दो शब्दों का अर्थ बताया है। कविता में कभी कभी किसी अर्थ को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने के लिए कुछ दृष्टांतों व उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे इस पंक्ति में यह कही गई बात कि कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती। फिर एक दृष्टांत दिया गया, खाने के लिए निवाले को मुंह में रखने का भी प्रयास करना पड़ता है। दृष्टांत अलंकार है ये। दृष्टांत अलंकार क्या है कि जब किसी वस्तु को समझाने के लिए जीव जगत के किसी और चीज़ का उदाहरण दिया जाए तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पे हमें कुछ भी वस्तु बिना प्रयास प्राप्त नहीं होती, इस बात को समझाने के लिए किस चीज़ का उदाहरण दिया गया कि हमारे सामने रखी हुई कोई भी खाने की चीज़ अपने आप अपने मुंह में नहीं जाएगी, उसके लिए आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दृष्टांत अलंकार है। थैंक यू, बाय बाय।